तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोग अभी जो डायग्राम बनाया था हमने, वो जीवाणु का बना दिया था। ठीक है, अब हम लोग जीवाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जीवाणु की डिटेल यानी कि इसका विस्तार क्या है। देखो, विस्तार की अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो आप मान लीजिए कि पृथ्वी पर और कोई मिले या नहीं मिले, मगर किसी भी जगह अगर आप देखोगे ना, तो आपको जीवाणु जरूर मिलेंगे, चाहे वो जल हो चाहे वो कुछ भी हो। ज्वालामुखी देखा है आपने? ज्वालामुखी में लगभग, अगर आपने कभी नहीं भी देखा होगा तो पिक्चरों में या किसी और चीज में तो देखा होगा, तो जो ज्वालामुखी होता है, उस ज्वालामुखी के आसपास जरा बताओ तो जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है? बहुत ज्यादा होता है ना। मगर उस जगह भी एक चीज ऐसी है जो मिलेगी आपको, उसके आसपास मिल सकती है, वो जीवाणु है। अधिक तापमान हो कम तापमान हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ। देखो जरा यहाँ पे तो होता क्या है कि जो जीवाणु होता है उसमें बाहरी परत की, अगर बाहरी स्तर की बात की जाए, तो उस स्तर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, उसके बाहरी स्तर को। ठीक है, तो यहाँ पे स्तर क्या होता है जरा देखते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे स्तर की बात करूंगा, तो इस बाहरी स्तर को मैं 3 भागों में बांटता हूँ। एक है बाहरी परत, एक है कोशिका भित्ति, और एक क्या है? कोशिका झिल्ली। डायग्राम में देखना, आपको मैंने आपको यही लिखवाया। तो मैं अब आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बाहरी परत की, तो एक तो हो सकता है यहाँ पे बाहरी परत हो सकती है। दूसरा जो हो सकता है यहाँ पे, वो हो सकता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और जो तीसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मिलती है, वो क्या है? वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, यानी कि इन 3 चीजों का आवरण उपस्थित होता है किसके ऊपर? जीवाणु के ऊपर, जो उसको बहुत स्थायी बनाता है। मगर अगर स्थायी की बात की जाए, यानी कि जीवाणु किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह जाता है, और इस चीज की बात की जाए ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास कोशिका भित्ति होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जरा कैसे। दोस्तों, भारी परत में 2 भाग होते हैं। एक तो भारी परत का भाग कौन सा होता है? ठोस भाग। और एक भारी परत का कैसा भाग होता है? कोमल भाग। तो 2 भाग हो गए भारी परत के। एक भारी परत का भाग हो गया ठोस, एक भारी परत का भाग हो गया कोमल। तो जो ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। क्या कहते हैं इसे? कैप्सूल। और दूसरा जो कोमल भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर, यानी कि एक छोटी सी पतली सी परत, एक हल्की सी छोटी सी परत। ठीक है, मगर वो कोमल होती है। ये तो भारी परत। मगर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसके पास क्या उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल। और इसकी कोशिका भित्ति जिससे बनी होती है, उसका क्या नाम होता है? तो बताओ तो जरा दोस्तों। वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या होता है वो? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई इसकी कोशिका भित्ति होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन ही इसको बहुत सुरक्षित बनाता है किसी भी और आवरण के लिए। मतलब अगर मैं इस संरचना की बात कर रहा हूं, तो इसके बाहरी तरफ ये जो संरचना है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है। हम इसे म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। तो हम कई जगह इसको हमने बोल रखा है म्यूकोपेप्टाइड। म्यूको पेप्टाइड। तो चाहे तो आप पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलो, चाहे आप क्या बोलो, म्यूकोपेप्टाइड। तो दोस्तों, 2 चीजों से बनकर बना होता है, एक तो पेप्टाइड और एक ग्लाइकेन। किस किस से बना हो गया ये? 2 चीजों से। एक तो क्या हो गया भाई, बताओ तो? पेप्टाइड। और दूसरी चीज क्या है? ग्लाइकेन। दोस्तों, ग्लाइकेन ना 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्लाइकेन के भी 2 भाग हैं। एक भाग होता है ग्लाइकेन का नाम, और एक ग्लाइकेन का भाग क्या होता है? नाग। नाम नाग। नाम नाग, याद आएगा? नाम नाग। ठीक है, नाम का मतलब, नाम का पूरा नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एसिड का मतलब अम्ल। और नाग का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल
ग्लूकोसामाइन। तो एक तो होता है नाम और एक होता है नाग। तो नाम और नाग मिलके तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकेन। और एक चीज होती है पेप्टाइड। आपको पता है पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, प्रोटीन के अंदर जो उपस्थित होते हैं वही तो होते हैं ये बंध। तो यहाँ पे पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ग्लाइकेन प्लस पेप्टाइड, इन दोनों की परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अब कई बार एग्जाम में या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें यानी कि कोशिका भित्ति में कौन कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अगर कभी ऐसा आपसे पूछा जाए कि इसमें अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, दोस्तों अमीनो अम्ल कौन कौन से होंगे, देखो अभी तो आपको केवल नेम ही याद रखना है, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में आप इसकी संरचना भी देख लोगे, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में भी देख लेते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो है एल एलेनिन, अगर हिंदी में लिख देता हूं ये भी, एलेनिन। क्या है नाम इसका, एल एलेनिन। एक क्या है, डी एलेनिन, डी एलेनिन। ये एक्चुअली नेम है इसके ना, ये क्या है, अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, ठीक है। उसके बाद एल लाइसिन और डी ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अम्ल। इन चार चीजों से मिलकर क्या बना होता है ये, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति में 4 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। भाई देखो एक बात तो मानना कि संरचना चाहे एक कोशिकीय जरूर है, क्योंकि जीवाणु तो एक कोशिकीय ही होता है, ये तो हमने पढ़ा है। मगर एक कोशिकीय होने के साथ साथ इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है ना इसकी, कि अपने आप को बिल्कुल ही अलग तौर तरीके से दिखाता है एक कोशिकीय होने के बाद भी। तभी आपको पता है हमें जीवाणु का ऐसा नहीं है हम यूज या प्रयोग नहीं करते, हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। और आप लोगों ने तो घर पे भी मैंने आपको बताया था, दही खाते हैं उसके अंदर भी हमने इसका इस्तेमाल किया है। जो लोग खेती करते हैं ना, वो भी कई बार नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करवाने के लिए इसी जीवाणु का तो काम में लेते हैं, नाइट्रोबैक्टर। कई प्रकार के अम्ल भी देखा जाए तो इसी जीवाणु वाली संरचना से, जीवाणु से ही बनाए जाते हैं। तो यानी कि संरचना तो इंपॉर्टेंट है। अब संरचना इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर क्या है, अमीनो अम्ल। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों, बाहर की तरफ एक परत होगी, ये आपको दिख रही है परत। इस भारी परत, जो भारी लेयर होगी, इस भारी परत की बात तो हो गई। इस भारी परत के नीचे एक और भित्ति है, ये देखो ये भारी परत हो गई, इसके नीचे एक और भित्ति है। ये वाली जो भित्ति है क्या है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। कोशिका भित्ति में पेप्टाइड और ग्लाइकेन दो चीज होती है। पेप्टाइड मतलब अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध होते हैं। अब आप में से किसी को अगर दिक्कत है कि सर आखिर ये अमीनो अम्ल क्या होता है, तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं। दोस्तों पता है हम लोगों ने जब कोशिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैंने आपसे बोला था एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। मैंने आपसे कहा था कि कोशिका मिलती रहेगी तो बहुकोशिकीय संरचना बना लेगी। अब आप लोगों ने कभी सुना है नाम प्रोटीन का, नहीं ना। तो जो प्रोटीन होता है ना, अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रोटीन बना किससे होता है, तो आप मुझसे एक ही चीज बोलोगे कि सर आपको पता है प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्लों से। तो अमीनो अम्लों की लंबी संरचना को ही प्रोटीन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, इट इज नोन एज अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्लों की लंबी संरचना या श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन। और यहाँ पे अमीनो अम्ल आपसे पूछा जाए कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो दोस्तों जिस संरचना में COOH और NH2 उपस्थित है वही COOH को बोलते हैं क्या, कार्बोक्सी, और NH2 को क्या बोलते हैं, अमीनो। ये दो बातें याद रखना, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संरचना के बारे में बात होनी चाहिए। देखो एक इस लाइव क्लास होती है और एक अभी मान लीजिए आप जैसे क्लासरूम में बैठते हैं ना वैसा। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि आप क्लासरूम में तो नहीं बैठे तो ये चीजें छोड़ देते। छोटी छोटी चीजों से ही कई बार बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो हमें वो छोटी चीजें ही नहीं भूलनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जिसमें कार्बोक्सी और अमीनो ग्रुप उपस्थित होते हैं। अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला मिलकर क्या बनाती है, बताओ तो जरा,
प्रोटीन बनाती है, बिल्कुल। जैसे जैसे सुनते जाओ वैसे वैसे लाइक करते जाना मुझे, ठीक है। और अगर कोई भी सजेशन हो ना आपका तो मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। नंबर भी होगा आपके पास तो प्लीज बताइएगा मुझे। तो अमीनो अम्ल वाली बात हो गई यहाँ पे, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं, 4। पहला अमीनो अम्ल कौन सा है, डी एलेनिन। दूसरा कौन सा है, सॉरी एल एलेनिन, डी एलेनिन, एल लाइसिन और डी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कई बुक के अंदर एक और अमीनो अम्ल के बारे में बात हो रखी है, 4 तो हमने लिख रखे हैं। उसका नाम क्या है दोस्तों, उसे हम प्यार से बोलते हैं डीपीए। क्या बोलते हैं, डीपीए। डीपीए का पूरा नाम होता है डाई एमिनो, मैं लिख देता हूं देखो। इसके अलावा एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये है डाई एमिनो। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पाइलेमिक एसिड, पाइलेमिक अम्ल, ये 4-5 प्रकार के तो अब आपको याद रखने हैं, ठीक है। 4 मैंने ऊपर लिख रखे हैं, एक मैंने नीचे और ऐड कर दिया, तो ये 5 आपको याद होने चाहिए। डी एलेनिन, एल लाइसिन, डी ग्लूटामिक एसिड, इसके अलावा डाई अमीनो पाइलेमिक एसिड और डी एलेनिन, ठीक है। ये आपको याद रखने ही है अच्छे से। चलिए, पेप्टाइड और ग्लाइकेन वाली बात में किसी को कोई समस्या है, कंफर्म। हम लोग 2 बात कर चुके हैं अभी, ऊपर की परत कर ली, नीचे की कोशिका भित्ति कर ली, ठीक है। कोशिका भित्ति, ये अगली क्या है, कोशिका झिल्ली। दोस्तों कोशिका झिल्ली यहाँ पे बनी होती है किससे, ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन, इनसे बनी होती है इसकी कोशिका झिल्ली, ठीक है। सबसे अंदर की संरचना आ गई। आप डायग्राम देख सकते हो, मैंने डायग्राम में भी सब कुछ लगभग बता रखा है। अब कई बार अगर आप जीवाणु जब पढ़ेंगे आगे, आपके एक और चैप्टर आ रहा है ना, हाँ एग्जैक्टली, आपने जो है तो वो चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो उस चैप्टर में आपने एक बात पढ़ी है कि हम ये कहते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनका एक उदाहरण और पढ़ते हैं हम अंदर ही, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। अब माइको जो प्लाज्मा होता है ना, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती, तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति अनुपस्थित किसमें होगी, माइकोप्लाज्मा में। यहां लिख रहा हूं मैं, माइकोप्लाज्मा, इसमें कोशिका भित्ति क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। बोर हो गए क्या, देखो बोर होने वाली बात तो है। चुटकुला वुटकुला किसी को आता हो तो सुना दे, बता देना मुझे, मेरे को तो चुटकुले आते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज है वो मैंने आपको बता दी कि 3 चीज, भारी परत, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। 3 बातों में सारी चीजें क्लियर अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलें, ठीक दोस्तों। अगली चीज ना आपने पढ़ी होगी, तो हम अंदर एक और चीज की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, क्योंकि अंदर की तरफ अब क्या चीज मिलेगी यहाँ पे, कोशिका द्रव्य। और जो कोशिका द्रव्य होगा ना इसका, इसमें देखो एक चीज होती है, क्या समझिएगा मेरी बात दोस्तों, हमारे अंदर जो कोशिका है उसमें भी कोशिका द्रव्य, इसमें जो कोशिका है उसमें भी कोशिका द्रव्य। मगर होता क्या है कि आपकी कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आपकी कोशिका के अंदर जो भी प्रोटीन बनाए जाते हैं वो एक स्थल से दूसरे स्थल तक, यानी कि कोशिका के अंदर ही एक स्थल से दूसरे स्थल तक जब जाते हैं ना, तो इनको जाने के लिए कोशिका द्रव्य में एक मूवमेंट या एक गति उपस्थित होती है। हमारे शरीर की बात कर रहा हूं, उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य कुंचन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मतलब आप कह सकते हो उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो कोशिकीय गति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कोशिकीय गति। कुंचन तो अलग चीज हो गई, इसे बोलते हैं कोशिकीय गति। तो कोशिका के अंदर ही कोशिका द्रव्य की गति उपस्थित होती है, जिससे कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे शरीर में जो कोशिका उपस्थित है, उस कोशिका में
कोशिका जो द्रव्य है उस द्रव्य के अंदर एक गति पाई जाती है जिसे हम कोशिकीय द्रव्य गति बोलते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित गति। अब जब ये गति ऐसे ऐसे मूव करेगी तो कोई भी चीज एक स्थल से दूसरी स्थल पे पहुंच जाएगी। आप कहोगे सर हमें तो अभी भी नहीं समझ में आया। दोस्तों एक काम कर सकते हैं, बॉटल होगी आप लोगों के पास, बॉटल में थोड़ा सा पानी भर लेना और उसके अंदर एक छोटा सा पेपर कागज को ऐसे डाल दें, ठीक है। अब बॉटल को एक जगह पे रख दें। अगर तुमने उसको एक जगह पे रख रखा है तो क्या उसके अंदर कोई मूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो जो का पेपर का पीस आपने जिस जगह पे डाल रखा होगा ना वो वहीं पे ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। मगर अगर आपने हल्का फुल्का भी उसे ऐसे ऐसे करके शेक किया, मूव किया, हिलाया तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अगर आपने जल के अंदर थोड़ी सी भी गति दे दी तो जो कागज का टुकड़ा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएगा। यही तो चीज कोशिका द्रव्य गति है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हमारे अंदर उपस्थित है। मगर दोस्तों जीवाणु के अंदर कोशिका द्रव्य गति उपस्थित नहीं होती। साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में कोई भी हिलना जुलना ज्यादा नहीं होता। इसमें तो नहीं होता तो क्या होगा, इसमें गैस वैक्यूल उपस्थित होती है, यानी कि वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका, गैसीय रिक्तिका उपस्थित होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को लेके जाती है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य तो हिलता ही नहीं है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। कोशिका द्रव्य गति जीवाणु में अनुपस्थित होती है। यहाँ पे गैस वैक्यूल यानी कि गैसीय रिक्तिका उपस्थित होती है। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी। मेरी बात जारी है खोपड़ी में, अच्छे से जारी है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। मैंने क्या क्या बोला? मैंने आपसे बोला भारी परत, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आगे चले दोस्तों, पता है अगर कभी भी प्रयोगशाला में आपको ये बताना है कि इसकी कोशिका भित्ति है, जीवाणु है, नहीं है, क्या है, तो आप उसको अभिरंजित कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता रहा हूं यहाँ पे ही समझने के लिए, जिस वर्ड का नाम क्या है? अभिरंजन। इसे हम बोलते हैं स्टेनिंग। पता है आप हिंदी मीडियम से हो तो दोनों चीजों में फायदा है। आप हिंदी की टर्मिनोलॉजी भी बता रहा हूँ, इंग्लिश की भी बता। हिंदी की तो आपको समझ में आएगी, मगर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी एक बार भी सुनोगे ना तो अगली बार के लिए तो याद रहेगी। अब समझना जरा, वैसे तो आपने सब कुछ सुन रखा है, मगर अब मैं आपसे कभी भी सेल वॉल बोलूंगा तो आपको पता है मैं कोशिका भित्ति के बारे में बात कर, सही है। बस इतना सा फर्क है। घबराना मत कि सर एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, हम तो भूल जाते हैं। बेटा एक बार में तो कुछ भी नहीं समझ में आता। मेरा नाम भी एक बार में याद नहीं होगा। हुआ क्या मेरा नाम याद एक बार में नहीं हुआ ना? तो जब मेरा नाम एक बार में याद नहीं होगा तो ये भी एक बार में तो याद नहीं होगा। इसलिए आप बार बार इंग्लिश और हिंदी को देखते रहोगे तो आपकी हिंदी तो नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी, सही है। अब देखो, अभिरंजन का मतलब कलर। आप इसको कलर कर सकते हो। किसको कलर कर सकते हो? आप कलर कर सकते हो जीवाणु को। और जिस कलर से आप इसे कलर करते हो, रंगते हो, अभिरंजित करते हो, उस कलर का या अभिरंजन का नाम क्या होता है दोस्तों? उसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। क्या नाम है? क्रिस्टल वॉयलेट। इससे आप उस चीज को रंग सकते हैं। मान लो भीड़ में अभी हम घूमने गए, ठीक है, हम सारी फैमिली वाले घूमने गए, ठीक है, और भीड़ में मान लो कोई खो नहीं जाए, या तो ये उसको अपने साथ रखो, या फिर दूसरा एक और तरीका हो सकता है, क्या कुछ ना कुछ ऐसा करो ना कि उसको एक अलग तरीके का कपड़े पहना दो। मेरी बात समझ लो भाई। देखो शादी में तुम्हें पता है बैंड वाले जो होते हैं, बैंड जो बजाते हैं, देखा सबने, गाना बजाते हैं ना, गाने बहुत सारे, तो गाना गाते करते बैंड वालों की ड्रेस है वो अलग होती है। क्यों अलग होती है? जिससे वो बारातियों के बीच में नहीं मिक्स हो जाए, तो बैंड वाले अलग से दिख जाते हैं आपको दूर से। सेम आपको अगर आपके पास बहुत सारी कोशिकाएं और आपको पता करना है कि उस कोशिका में इस कोशिका में जीवाणु कोशिका है या नहीं है, ठीक है, तो उसको आप अभिरंजित कर सकते हो। और किस चीज से उसे अभिरंजित कर सकते हो? उसको आपसे अभिरंजित कर सकते हो क्रिस्टल वॉयलेट से। किससे कर सकते हो? क्रिस्टल वॉयलेट से। और यही क्रिस्टल वॉयलेट एक अभिरंजक होता है। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित किया था, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। इसी वजह से हम इस प्रकार के अभिरंजन को बोलते हैं
ग्राम स्टेनिंग या ग्राम अभिरंजक या अभिरंजन। ग्राम स्टेनिंग, सही है। मेरी बात समझ में आई? तो हम किसी भी चीज को अभिरंजित यानी कि कलर करवा सकते हैं, हम इसको भी कलर करवा सकते हैं। तो आपने कलर करवा दिया और कलर करवाने के बाद आप इसकी ग्राम स्टेनिंग या इसको अभिरंजित करवा सकते हो। अगर आपने उसको रंगा, अब मोटा मोटा बता रहा हूं, अगर आपने उसको रंगा और रंगने के बाद अगर उसका कलर पर्पल यानी कि बैंगनी आ गया तो वो है ग्राम ग्राही यानी कि ग्राम पॉजिटिव। इसका मतलब अगर दोस्तों उसका कलर आ गया कैसा, बैंगनी पर्पल, तो वो क्या है, वो है ग्राम ग्राही। इसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और अगर वो नविरंजित नहीं हुई, उसमें रंग नहीं आया या उसमें गुलाबी कलर आ गया, या रंग नहीं आएगा या गुलाबी कलर आएगा, दोनों में से एक, मान लो रंगहीन है वो, तो रंगहीन है तो वो क्या है, उसको वो है ग्राम अग्राही। इसका मतलब है वो ग्राम नेगेटिव। बताइए बात क्लियर है या नहीं, अच्छे से बताइएगा। मैं कोशिका भित्ति को रंग सकते हैं, रंगने की चीज को हम अभिरंजन बोलते हैं। अभिरंजन जिस जिस चीज से किया जाता है, आपको दूर से पहचान लूंगा तो आपने कुछ अलग तरह के कपड़े पहन रखे होंगे तभी तो पहचान सकता हूँ, तो उसको रंग दो आप। अगर आपने उसको रंग दिया तो रंगने के बाद आप दूर से बता सकते हो कि वो क्या है। तो अगर आपने उसको रंग दिया और रंग गया वो और बैंगनी कलर का रंगा तो वो क्या है, ग्राम ग्राही। और अगर वो बैंगनी कलर का नहीं रंगा, उस पर कोई रंग ही नहीं आया या गुलाबी रंग आ गया तो क्या है वो, ग्राम अग्राही। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। बताइए क्लियर है ये सब कुछ, यहाँ तक की बात। मैं प्रेजेंट हूँ आपके साथ, आप टेंशन मत लेना इस चीज की कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। कमेंट में लिखो, मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे डायरेक्टली पूछो, इधर मैटर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मगर डाउट नहीं रहना चाहिए। शुरुआत है ना अच्छी होनी चाहिए। घर बनता है तो नींव बहुत अच्छी लगते हैं, यही नींव है आपकी, जो अच्छी रखी होगी उसके ऊपर फिर बहुत बड़ी मंजिला इमारत बन सकती है। सही है, सब कुछ फिर आगे समझ में आएगा। ये वाली बात तो हमने क्लियर कर ली, ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही की। अगली बात दोस्तों, यहाँ पे हमने एक संरचना डायग्राम में देखना, आपने एक संरचना और पढ़ी थी जिस संरचना का नाम था मीसोसोम। पढ़िए, लिखा है वहां पे, देखो लिखा है ना। मीसोसोम क्या होता है बताओ तो जरा। देखो एक बी सी हो गया, ये बी है, ये ई है। दोस्तों मीसोसोम का मतलब होता है कि अंतर्वलन, कोशिका जो झिल्ली है ना उसका अंतर्वलन मिलता है। देखना आप, मैंने आपको डायग्राम में भी ऐसा कुछ बनाया है, मैंने आपसे कहा था ये अंतर्वलन मिलता है कोशिका, यही अंतर्वलन होता है जिसे मीसोसोम कहते हैं। पाचन की अगर बात करी जाए तो पाचन की बात में पाचन वगैरह करने का काम यही करता, मतलब पाचन मतलब श्वसन, सॉरी श्वसन करने का काम मीसोसोम ही करता है। तो अगर हम श्वसन की बात करते हैं कभी भी, तो श्वसन करने का काम कौन करेगा, मीसोसोम। ठीक है, इसके अंदर एंजाइम उपस्थित होते हैं तो ये श्वसन करने में बहुत हेल्प करता है। ये वाली बात है मीसोसोम की। अगली चीज दोस्तों, मीसोसोम ना कई बार लिखा हुआ है 3 लेयर्ड है, यानी कि 3 स्तरीय संरचना होती है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में मीसोसोम का उपस्थिति अपने आप में इसको अलग बना। सही है। अगली बात दोस्तों, एक चीज मैंने यहाँ पे आपको और लिखवा रखी है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है बताओ तो। इसमें राइबोसोम होता है 70S, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो राइबोसोम कैसा होगा, इसमें 70S राइबोसोम होगा। 70S, एस का मतलब अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, वैसे तो श्वेतवर्ग गुणांक होता है इसका मतलब, कोपिकाई होता है इसका मतलब, अपसादन गुणांक होता है इसका मतलब। तो अभी आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब तो इतना याद रखो 70S में राइबोसोम भी पढ़ाऊंगा, तो ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा राइबोसोम में। सही है बात। अगले चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी जिसे हम बोलते हैं जीनोफोर। क्या लिखते हैं हम, जीनोफोर। जीनोफोर का मतलब होता है न्यूक्लियोइड, मतलब एक एक्चुअली यहाँ अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे धुरी श्रृंखला का डीएनए पाया जाता है। धुरी श्रृंखला डीएनए, धुरी श्रृंखला का एकल श्रृंखला, मगर यहाँ पे धुरी श्रृंखला का डीएनए पाया जाता है। मगर आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर, जीवाणु के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु के अंदर होगा उसे हम बोलेंगे जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, या फिर ऐसा गुणसूत्र जिसे हम झूठा गुणसूत्र बोलते हैं,
फॉल्स क्रोमोसोम, यानी कि ये सही नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि इससे ज्यादा अगर कोई काम कर सकता है तो वो तो प्लाज्मिड है। कौन है वो? प्लाज्मिड। तो अभी हम इसके बाद बात करते हैं आगे प्लाज्मिड के बारे में। यहाँ तक की बात क्लियर है अच्छे से? मैं 1 सेकंड का रिकैप दे देता हूँ आपको, देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ जीवाणु एक कोशिकीय होता है, पृथ्वी पर सब जगह मिलता है। जीवाणु के ऊपर 3 स्तर मिलते हैं, पहला भारी स्तर, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरी कोशिका झिल्ली। भारी स्तर जो होगा वो आपको दिख रहा है 2 प्रकार का होगा, ठोस और सॉफ्ट, मतलब मुलायम। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होगी, पेप्टिडो और ग्लाइकेन। ग्लाइकेन में 2 प्रकार, नाम और नाल। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ जरूर उठाएं। N-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइलग्लूकोसामाइन, ये अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये 5। ठीक है, बुक के अंदर कई जगह 4 लिख रखे, बट आप लोग 5 याद रखें। ठीक है, अगली चीज, इसको हम कोशिका भित्ति को हम अभिरंजित कर सकते हैं। अभिरंजित करने वाली तकनीक को हम बोलते हैं ग्राम अभिरंजन। ग्राम अभिरंजन जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम खुद के नाम पे दे देते हैं, क्रिश्चियन ग्राम। और क्रिश्चियन ग्राम ने एक एक अभिरंजक यूज में दिया जिसका नाम क्या था? क्रिस्टल वॉयलेट। इस अभिरंजक के द्वारा इसको अभिरंजित या रंगा गया। अगर ये बैंगनी कलर देता है तो ये ग्राम ग्राही, और अगर ये कोई भी कलर या नहीं रंगता है तो ग्राम अग्राही। सही है? बात आ रही समझ में? ठीक है, अगली बात, कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य गति यहाँ पे अनुपस्थित होती है, गैसीय रिक्तिका उपस्थित होती है। ठीक है, मीसोसोम, मीसोसोम अंतर्वलन होता है जिसमें श्वसन संबंधी और जिसमें आप कह सकते हो कि ऊर्जा जो काम करता है, एटीपी वगैरह ऊर्जा वगैरह का काम वो यही होता है। अगला है राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं हम राइबोसोम को। राइबोसोम में प्रोटीन बनाने में मदद करता है राइबोसोम। किस प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर मिलता है? 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। अगली बात, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, एक प्रकार का झूठा या एक प्रकार का फॉल्स गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बड़ा पढ़ा बैक्टीरिया जो थी हमारी प्रोकैरियोट सेल और मतलब प्रोकैरियोट कोशिका, और अब हम जो पढ़ेंगे ना वो है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। और हम लोगों ने क्योंकि अब ये भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बड़ा अंतर होता है केंद्रक का। और केंद्रक ही एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारी चीजें और बदल जाती है। ठीक है, मोनेरा का एक चित्र, एक डायग्राम आपके पास है, और यहाँ पे मैं आपको आज 2 यूकैरियोट कोशिका इस लेक्चर में बनाऊंगा, जो एक है पादप और एक है जंतु। ठीक है, तो दोनों ही कोशिका के बारे में बात करेंगे अपन, पादप भी और जंतु भी। दोस्तों पहले अपन बनाते हैं कौन सी कोशिका बताइए? पादप बनाओ, जंतु बनाओ? पादप बनाओ पहले, देखिएगा। तो पहली कोशिका अभी हम बनाएंगे जो है पादप कोशिका। जिस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूँ एज इट इज आपको ही बनाना है। ठीक है, सेम टू सेम ही बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सबसे पहले एक डायग्राम, एक इस तरीके का आप एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा। इसके बाद फ्रेंड्स इसको डबल लेयरिंग कर दीजिए, डबल लेयरिंग। जस्ट जैसे आपने डबल लेयरिंग इसको किया उसके बाद इस टाइप से ड्रॉ कर दें। एक्चुअली मतलब
ड्राइंग में बस सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे पास एग्जैक्टली प्रॉपर इसका डायग्राम बन जाना चाहिए। ठीक है, देन स्ट्रेट लाइन और कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक, देन इसको यहाँ पे ऐसे कवर कर दीजिए। ठीक है, देन एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, लास्ट स्ट्रेट लाइन और है। अभी तो लाइन लाइन में मारे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस बन ही गया। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर डायग्राम हो गया इसका। ठीक, अब दोस्तों हम बनाएंगे अंदर रिक्तिका, क्योंकि हमें पता है जो इसकी रिक्तिका होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो एक रिक्तिका बनाएंगे इसमें। एक रिक्तिका, रिक्तिका के बाद अंदर की ओर बनाएंगे हम यहाँ पे इसका केंद्रक। हम लोगों को पता है कि जो केंद्रक होता है ना वो दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो केंद्रक की दो झिल्लियां बनाएंगे, एक ये बना दिया और एक दूसरा झिल्ली ये बना दिया। ठीक है, केंद्र की जो दोनों झिल्लियां हैं, इन दोनों झिल्लियों में अगर हम देखें तो कुछ छिद्र उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे छिद्र बना देंगे जिसे हम केंद्रक छिद्र बोलते हैं। सही चल रहा है, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो? ऐसे क्लासरूम की तरह ड्रॉ करो ना, ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो। तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी कोई भी डायग्राम को ड्रॉ करने में ना, आपको लगेगा नहीं कि आपका ये वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं है। हम्म, इसके बाद इस पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मैंने बनाया ना, इसे में तो मैं बोलूंगा रिक्तिका। रिक्तिका को बोलेंगे वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पर द्रव्य मिलेगा ये, इसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसे। तो उसको बाहरी तरफ ये जो मिलेगी इसे हम बोलेंगे कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल वॉल। अंदर की ओर मिलेगी कोशिका झिल्ली। जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
ये डायग्राम किस चीज का है? केंद्रक। केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक में दो आवरण होंगे, एक होगी बाहरी केंद्रक झिल्ली, एक होगी आंतरिक केंद्रक झिल्ली, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलेंगे केंद्रक छिद्र। न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, एक कोशिका झिल्ली और दूसरी कोशिका झिल्ली के बीच में यहाँ पे होगी मिडिल लैमेला। ठीक है, हम अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर बोलते हैं इसे। अंतःप्रद्रवी जालिका में कुछ अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसी होती है जिसमें ऐसे छोटे छोटे संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। और जिस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसे हम क्या बोलेंगे? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। विजिबल है? तो ये है RER, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका हो गया कोशिका द्रव्य। यहाँ पे दोस्तों कुछ संरचना पाई जाएगी इस तरीके की, जिसे ऐसे, जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। जिसे हम आत्मघाती झिल्ली भी बोलते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के बाद कुछ संरचना ऐसी भी मिलेगी जिसे हम बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एक संरचना जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ देखिए आपको लगभग सब कुछ दिख ही रहा है। एक संरचना यहाँ पे मैंने बना दिया। कोशिका का शक्ति गृह होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति गृह होता है। एक संरचना जो जिसकी जैसे जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका में भोजन बनाने की ताकत होती है, क्षमता होती है। दोस्तों वो संरचना है कुछ ये, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं उसको। इसे हम बोलते हैं हरितलावक। हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसे। इसके अलावा कुछ ऐसी और संरचना मिल सकती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पर ऑक्सीसोम। यहां पे लिख देता हूं मैं। पर ऑक्सीसोम। दोस्तों यहाँ पर गोल्जी काय भी मिलता है, तो हम लोग गोल्जी काय को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और ये संरचना जो आपके सामने है ये क्या है? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ठीक है, रेक्टिका और इनके बाद कोशिका द्रव्य हो गया। तो ये एक नॉर्मल डायग्राम है। अंदर की तरफ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य के अंदर यहाँ पर इसका आनुवंशिक पदार्थ भी मिलेगा, और यहाँ पर एक और संरचना मिलेगी जिस संरचना को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस या केंद्रकाभ। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये मिलेगा इसका आनुवंशिक पदार्थ। क्या मिलेगा? ये आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन, एक बहुत छोटा सा डायग्राम है आपकी पादप कोशिका। मैं जो आपको बोल रहा हूँ उस बात को समझिएगा। अगर आप इस डायग्राम की बात करेंगे तो ये आपके सामने एक पादप कोशिका। आपने एक डायग्राम अभी से पहले और ड्रॉ किया था, जो डायग्राम किसका था? मोनेरा का, बैक्टीरिया का। मगर उस डायग्राम और इस डायग्राम को देखोगे तो आप खुद ये कहोगे कि सर ये वाला डायग्राम तो बहुत एडवांस है, आपने उसके अंदर ऐसी कुछ भी चीज बताई नहीं थी। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि एक यूकैरियोटिक कोशिका है। पता है, आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा अंतर जो है वो केंद्रक का है। मैंने भी आपके सामने केवल एक डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम के बाद आप ये बात समझ सकते हो कि क्यों हम पादप कोशिका को
यूकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे केंद्रक सुविकसित है, प्रॉपर केंद्रक दिखता है, पूरा केंद्रक दिखता है, स्पष्ट दिखता है। मगर आप एक बात देखिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद अभी दूसरा डायग्राम आपको और बनाऊंगा जो है जंतु कोशिका का। तो पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, वो केंद्रक मैंने कुछ किनारे पे लिख रखा है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। जब रिक्तिका बड़ी होगी तो जो केंद्रक होगा वो किनारे पे चले जाएगा। अगर रिक्तिका छोटी होगी तो केंद्रक बीच में रहता है। तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक होगा वो कहाँ पे होगा? बीच में। पादप कोशिका में जो केंद्रक होगा वो कहाँ पे होगा? किनारे पे। अब दूसरी बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है एक बार मैं आपको और बताऊंगा, डायग्राम में तो नहीं, मगर एक पादप कोशिका दूसरी पादप कोशिका से एक स्थल से जुड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। आप कुछ ऐसा मान सकते हैं कि अगर आपके पास एक ये पादप कोशिका और एक ये दूसरी पादप कोशिका, तो ये दोनों पादप कोशिका जिस जगह से दोनों पादप कोशिका आपस में जुड़ी हुई है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। ये एक पादप कोशिका का डायग्राम है। हरित नमक पाया जाता है जो इसको हरा देता है कलर। ठीक है, और आप देख ही रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें ज्यादा हो सकती है और देखा जाए तो जंतु कोशिका से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, केंद्रक किनारे पे है, गोल्जी का है, अंतःप्रद्रवी जालिका, लगभग सब कुछ इसमें उपस्थित होता है। ये वाली बात क्लियर है। अंतर आप ही लिखेंगे, अंतर आप ही मुझे बताएंगे, आपका आंसर आना चाहिए मेरे पास पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। भाई एक बात याद रखिएगा, हम ऑनलाइन या आप मेरे को ऐसा देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में कुछ कमी है। क्लास पूरी होगी अपनी। डायग्राम में आपके पास भी होता तो भी ऐसा बनाता, डायग्राम में अभी भी आपके पास ही हूं तो भी मैं आपको ऐसा ही बनाता। ठीक है, जितनी मेहनत से मैंने डायग्राम बनाया उतनी ही मेहनत से आप बनाइए, 2 बार 3 बार रिवाइज करिए तो आपके पास एक ऐसा एक सुंदर सा डायग्राम आपको ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा डायग्राम देखते हैं जो किसका है? जंतु कोशिका का। आइए देखते हैं, अब इसको रब करते हैं, जंतु कोशिका देखते हैं। आइए। हेलो दोस्तों, पादप कोशिका का डायग्राम आपका हो गया और मैंने आपसे कहा था कि हम मोनीरा के बाद मतलब जीवाणु के बाद हम पादप और जंतु दोनों कोशिका का एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पे हम नामांकित चित्र अब बनाते हैं किसका? जंतु कोशिकाओं का। दोस्तों जैसे आपने मेरे साथ बनाना सीखा था पादप कोशिका, ऐसे ही आप मेरे साथ बना सकते हैं। देखो जंतु कोशिका करना क्या है कि पहले आपको कुछ इस टाइप से स्क्वायर बनाना है, उसके बाद जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आप लोग तो मेरे से अच्छा डायग्राम मेरे को लगता है बना ही सकते हैं और बनाते ही होंगे, तो मेरे से एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम आप लोग बना लीजिए। देखो ऐसे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गया। इसके बाद क्रिएट करिए इसको, ऐसे हो गया। इसके बाद ये जो है ये संरचना आगे जाके इस प्रकार की संरचना बना ली, इसे हम सूक्ष्मांकुर या माइक्रोबेलाइज बोलते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिका की एक बहुत बड़ी ताकत है ये कि उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं इसमें, जिसमें हम इसे सूक्ष्मांकुर बोल रहे हैं। मैंने डायग्राम बनाया अभी आपके सामने, और ये जो है ये संरचना भी कुछ कुछ इसके ऊपर ही इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। ठीक है, तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको पूरा का पूरा मैं ही ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। ये एक्चुअली संरचना को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए बना दिया।
दोस्तों बीच में अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक सुस्पष्ट केंद्रक बना सकता हूं, सुस्पष्ट केंद्रक ना। और केंद्रक कैसा होगा? दोहरी झिल्ली, एक झिल्ली तो बाहर होगी और एक झिल्ली कहाँ होगी? अंदर। सही है। और दोहरी झिल्ली के बाद यहाँ पर जो केंद्रक है, उस केंद्रक में केंद्रक छिद्र भी होंगे। ठीक है ना भाई? ये देखो कितना आसान है, देखो स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो कभी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्क करते हैं। देखो दोस्तों बाहर की तरफ इसकी बात करें तो मैं बोल सकता हूं उसे क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ की तरफ ये जो उपस्थित है, ये क्या है दोस्तों? इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। सही है। बीच में जो संरचना बनाई है वो किस चीज की है? ये है दोस्तों संरचना केंद्रक की। इंग्लिश में क्या बोलते हैं केंद्रक को? बोलिए जरा। न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी और इंग्लिश ना दोनों के वर्ड ही ध्यान रखेंगे अपन। हिंदी मीडियम से हम है, मगर हम इंग्लिश के वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होगा ना दोस्तों, मैं इससे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है। ये जो छिद्र पाए जा रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रक छिद्र। यही बोला था हमने पहले भी, केंद्रक छिद्र। इंग्लिश में न्यूक्लियर पोर। सही है ना दोस्तों? अगला, केंद्रक के अंदर एक संरचना आपको और मिलेगी जिसे हम बोलेंगे केंद्रकाभ। न्यूक्लियोलस। ठीक है। अंदर मेरे दोस्तों उपस्थित होगा आनुवंशिक पदार्थ। ये है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ को बोलते हैं अपन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ हो गया। अब यहाँ पर केंद्र के पास ही समीप ही एक संरचना और होती है जो इस प्रकार से होती है, और ये होती है अंतःप्रद्रवी जालिका। चलिए सही है। इसे हम क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है भाई। अंतःप्रद्रवी जालिका का मतलब क्या हुआ? अंतःप्रद्रवी जालिका का मतलब हुआ कि ये संरचना वो संरचना है जो केंद्रक के सबसे ज्यादा पास होगी। ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका में दोस्तों दो भाग होंगे। एक, जैसे हमने पारा बनाया था ना, कुछ कुछ सेम ही है। ठीक है। एक तो वो होगी जो होगी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जिसपे राइबोसोम नहीं होंगे ये वाली, ये कैसी होगी? ये होगी दोस्तों चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है। यहां पर एक चीज और उपस्थित होगी जिसे हम क्या बोल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इस संरचना को बोल सकते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। हिंदी और इंग्लिश में यही नाम होता है, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब ताकत, ताकत देने का, ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, और क्या चीजें होंगी जरा बताओ तो दोस्तों। यहाँ पे उपस्थित होगा, मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको दोस्तों? ये होगा हमारे पास जो, उसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे गोल्जी काय। क्या बोलेंगे? गोल्जी काय।
गोल्जी बॉडी बोला जाता है इसको। मैं आपको सबके काम बताऊंगा, अभी तो केवल आप संरचना के बारे में देखिए, बाकी सबके काम मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आगे दोस्तों यहाँ पे उपस्थित होगा इस प्रकार की संरचना जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम, आत्मघाती थैली, ठीक है। इसके अलावा एक संरचना और होगी जिसे हम रिक्तिका बोल सकते हैं। रिक्तिका दोस्तों या तो अनुपस्थित होगी या छोटी होगी, तो मैं एक रिक्तिका आपको बना देता हूं यहाँ पे, एक छोटी सी, कि आपको दिक्कत नहीं लगे। ये रिक्तिका है, वैक्यूल। ये या तो छोटी होगी या फिर अनुपस्थित होगी, तभी देखिए बीच में है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और ये लगभग लगभग गोल्जी का के अलावा हमारा लगभग चीजें हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों हम लोग ना जब किसी भी संरचना की बात करते हैं तो एक तो ये वो संरचना है जो जनरली आपको याद रखनी है जंतु कोशिका के अंदर, ठीक है। जंतु कोशिका में इसके अलावा एक और चीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं तारक काय। क्या बोलते हैं? तारक काय। मैं यहाँ पे बना देता हूं, बस जगह भी है। तो ये हो गया तारक काय, ठीक है। दोस्तों ये एक छोटा सा डायग्राम है आपके सामने, किसका? ये डायग्राम है जंतु कोशिका का। अभी हमने बनाई थी पादप कोशिका, अब हमने क्या बना दी? जंतु कोशिका। आपकी और मेरी कोशिका बनाई है मैंने, जो आपके पास और मेरे पास उपस्थित है ना, उस एक कोशिका के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उंगलीनुमा आभार पाए जाते हैं ये ऊपर ऊपर, इसको हम माइक्रोवेला या सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। सूक्ष्म अंकुर या बोलते हैं इसको माइक्रोवेला। उंगलीनुमा संरचनाएं, ठीक है। ये एक डायग्राम है आपके सामने जंतु कोशिका का। देखिए अब आपने दो डायग्राम बनाए, आपने एक डायग्राम बनाया था अभी पादप कोशिका का, एक डायग्राम बनाया आपने जंतु कोशिका का, ठीक है। इन दोनों ही अलग अलग चित्रों में आप लोग कितने अंतर कर सकते हो बताओ तो मेरे को? कई सारे अंतर हैं। देखो पहला अंतर है कोशिका भित्ति का। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरा है केंद्रक का। पादप में केंद्रक किनारे पर था, जंतु में कहा है? बीच में। सही है ना। तीसरा हरितलवक का। पादप में हरितलवक पाया जाता, देखा था आपने। जंतु में हरितलवक क्या होता है? अनुपस्थित। चौथा कोशिका विभाजन के लिए वहां पे तारकाय अनुपस्थित होता है, मगर यहाँ पे तारकाय उपस्थित है। ये कोशिका विभाजन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तारकाय यहाँ पे उपस्थित है, वहां पे क्या है? अनुपस्थित। अब एक अंतर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्या पादप अपना भोजन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि पादप होते हैं स्वयपोषी और हम क्या है? विषमपोषी, परपोषी हैं। हम अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास हरितलवक नहीं है। दिख रहा है आपको हरितलवक? नहीं है ना हमारे पास। हाँ, हम ऐसा थोड़ी है हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि चलो भाई चलो क्या करें, देखो कुछ नहीं, मैं तो खाना बना रहा हूँ। मम्मी के लिए बेटा देख तेरा दोस्त आया है, मैं कहता हूँ मम्मी नहीं मैं तो बाद में मिलूंगा। कर क्यों? मम्मी अभी तो मैं छत पे खड़ा हूँ, खाना बना रहा हूँ, देखो धूप आ रही है। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं करते हो, मगर पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों के पास ये ताकत होती है, तो आपके पास नहीं है। तो ये एक कॉमन सा, एक बहुत सुरक्षित सा डायग्राम है, जो डायग्राम आप जनरली एक जंतु कोशिका के लिए बना सकते हो, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा सुसज्जित कर दिया जाए। शादी में जाते हो तो सुसज्जित होके जाते हैं ना, मतलब बन ठन के, वैसे इसको थोड़ा सा सुसज्जित कर दिया, ठीक है। तो एक डायग्राम है किसका? जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल का। अब आपके लिए देखो होमवर्क की बात तो है नहीं, मगर फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा, एक छोटा सा होमवर्क है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। हाँ, थोड़ी सी मेहनत, बस साथ चलना है, ठीक है। तो इतनी सी मेहनत आप करिए, इतनी मैं कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो बस मेरे को पादप और जंतु कोशिका में अंतर करके और मुझे बताइएगा कि सर हमसे सारे अंतर हो गए हैं पादप और जंतु कोशिका के, बता सकते हैं? ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात मैं आपसे यहीं पे ही एक चीज और क्लियर करता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका आपने बनाई थी बैक्टीरिया जीवाणु की, यूकैरियोटिक कोशिका आपने यहाँ ये भी बना ली और पादप भी बना ली, ठीक है। अब क्या प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में अंतर हो सकता है क्या? डिफरेंसेस हो सकते हैं, कर लीजिए। बहुत सारी चीजें वहां पे थी जो यहाँ पे इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है उससे। तो ये वाली चीजें आप कर सकते हो, आसानी से हो सकती है ये चीजें, तो ठीक है। तो बस थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ी सी शिद्दत लगेगी, थोड़ा सा समय लगेगा और काम हो जाएगा, ठीक है। तो काम ही तो निपटाना है।
तो ये वाला काम आप फटाफट से निपटा लो। एक फटाफट से बना लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।